सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम विधि या वैज्ञानिक विधियाँ। जन्म नियंत्रण के लिए कृत्रिम विधियाँ या वैज्ञानिक विधियाँ। पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कृत्रिम विधि या वैज्ञानिक विधियाँ, इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। इसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कौन कौन से विधियों का उपयोग किया जा रहा है देखते हैं। मुखीय निरोधक गोली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब क्या होता है? जिस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, टैबलेट के जैसे उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, यह एक सरल विधि है। इसके द्वारा क्या होता है, इन गोलियों के द्वारा कुछ हार्मोन्स, गोलियों के माध्यम से हार्मोन्स पर रोक लगाकर उनमें क्या किया जाता है, गर्भधारण को रोकते हैं, ठीक है। इन गोलियों का क्या क्या नाम हो सकता, नाम है देखते हैं। माला, डी तथा एन आजकल प्रयोग की जाने वाली मुख्य जो है गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बाई प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसको किन माध्यम से किया जाता है? इसमें क्या करते हैं, इंट्राट्यूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के माध्यम से, अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियाँ के माध्यम से। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? लूप यूज़ किया जाता है, कॉपर-टी यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, गर्भाशय में रख कर क्या किया जाता है, निषेचन को रोका जाता है। जो किससे बने होते हैं? ल्यूड्स को सामान्यतः कॉपर-टी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आयनीकृत धातु होता है, कॉपर धातु होता है, आयनीकृत कॉपर धातु होता है, जो क्या करता है, 50 ग्राम प्रतिदिन की दर से विषरित होती है। इसमें स्थानीय इसमें क्या होता है, एंटा फोटोलिट इफेक्ट होता है, जो क्या करता है, उस क्षेत्र में जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, उस क्षेत्र में क्या करता है, वो फर्टिलाइजेशन को होने से रोकता है। उसके बाद है क्या, स्पर्म नाशक क्रीम द्वारा, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, क्रीम जो होता है उसके माध्यम से फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पहले सिर्फ मेल के द्वारा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये फीमेल्स के लिए भी इसका आविष्कार किया गया है, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। फिर है डायफ्राम, यह क्या होता है, रबड़ का बना हुआ नलिकाकार आवरण होता है, जिसका क्या होता है, जिस पर क्या होता है, लचीली धातु की स्प्रिंग लिंग होती है। इसको क्या करते हैं, इसको वेजाइना के अंदर फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इससे निषेचन को रोका जा सकता है। फिर है फेमिडोम, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका यूज़ किसके द्वारा होता है, फीमेल्स के द्वारा होता है, जिससे क्या होता है, जो कि पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, जिसके सिरे पर क्या लगा होता है, री लगा होता है। इसको क्या होता है, रिंग लगा होता है। इसका जो आंतरिक रिंग होता है वो क्या करता है, छोटा होता है, जो क्या करता है, वेजाइना के बाहरी भाग और क्या करता है, वेजाइना की दीवार को ढक लेता है। इसके उपयोग से गर्भधारण से बचाव होता है तथा क्या होता है, जो रोग होते हैं, जो डिसीज़ होते हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है, ठीक है। फिर है वैसेक्टोमी, ये क्या होता है, सर्जरी द्वारा क्या होता है, जो शुक्राणु नलिका को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु नहीं निकलता और निषेचन नहीं हो पाता। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वैक्सोटोम कहते हैं। क्लियर। 5 प्रकार के कृत्रिम विधियों के द्वारा भी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, जिससे क्या होता है, जन्म नियंत्रण कंट्रोल होता है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल होता है। ट्यूबेक्टोमी, स्त्री की अंडवाहिनी को काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्लियर। वैक्सेटोमी कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्सेटोमी में क्या होता है, देखो, स्पर्म जो डक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। इससे क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में जो वेजाइना होता है, वेजाइना को क्या अंडवाहिनी जो होता है, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है और क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो अंडाणु होता है, एग सेल होता है, वो क्या होता है, गर्भाशय में नहीं आ पाता है और गर्भाशय में नहीं आ पाने के कारण क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। ये किस में होता है, महिलाओं में होता है, और वैक्सेटोमी जो होता है वो पुरुषों में होता है।
जन्म नियंत्रण को इस प्रकार से क्या होता है, ये 6 प्रभावी तरीकों के माध्यम से जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और गर्भधारण को रोकता है। ठीक है ना। एक और विधि है जिसमें क्या कहते हैं, एक हार्मोन युक्त पैकेट होता है जिसको क्या कहते हैं, बॉडीज़ में प्रतिस्थापित कर देते हैं, बॉडी में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मिलता रहता है और क्या करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता रहता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये अंडाशय को अंड को गर्भाशय में जाने से रोकता है और शुक्राणुओं को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको चिकित्सीय गर्भ समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इससे जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। फिर दूसरा क्या है, चिकित्सीय गर्भ समापन मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, एबॉर्शन। इसमें क्या करते हैं, इसको भी गर्भपात, मतलब जो अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उस क्या होना चाहिए, उस भ्रूण को अगर नहीं रखना है तो क्या कहते हैं, मेडिकल चिकित्सीय प्रावधान से चिकित्सा द्वारा क्या करते हैं, उस गर्भ का समापन कर दिया जाता है, उसको समय से पूर्व ही जो गर्भाशय होता है उससे बाहर निकाल के ख़त्म कर देता है। इसको क्या कहते हैं, शासकीय चिकित्सालयों में इसकी मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन बार बार गर्भपात करवाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस कारण क्या होता है, गर्भधारण को रोकना ही सबसे सही उपाय है। जब हम लोग चिकित्सा के माध्यम से गर्भपात करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो महिलाओं के शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे क्या होता है, उनमें जो शक्ति होती है वो होती है, वो क्या होती है, नष्ट होते जाती है। तो इस कारण क्या होता है, जो गर्भपात कराने से पहले ही उसको गर्भधारण को रोकना ही इसका सबसे अच्छा कार्य विधि हो सकता है। ठीक है। सबसे अच्छी और सबसे सस्ती भी विधि होती है। चिकित्सीय गर्भ समापन क्या होता है, शासन द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। शासन के माध्यम से इसमें कोई रोक टोक नहीं है गर्भ समापन की क्रिया में, और इसका मुफ्त में चिकित्सीय सुविधा भी शासन जो है वो प्रावधान कर रहा है। क्यों? जन्म नियंत्रण को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। जो वृद्धि होती जा रही है, अनिश्चित वृद्धि होती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि गर्भधारण को समाप्त किया जाए और गर्भधारण को रोका जाए। ठीक है। शासन के द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है स्पेशल इसी के लिए। उस कार्य योजना को या उस विभाग को कहते हैं परिवार कल्याण विभाग, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है। एक विभाग का स्थापना किया गया है जो क्या बोलते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए या फिर जन्म को जितना भी बर्थ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती है या फिर कौन कौन से कार्य योजना तैयार की जा सकती है, इसके लिए उन्होंने एक विभाग तैयार किया है जिसको क्या बोलते हैं, परिवार कल्याण विभाग या फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस विभाग के द्वारा प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय में परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध है। इन्हीं का कार्य योजना है कि जो सरकारी चिकित्सालय है मतलब हॉस्पिटल्स है, उनमें क्या है, निःशुल्क जो परिवार नियोजन की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। जो लैंगिक रूप से मतलब क्या होता है, जब नर और मादा में क्या होता है, मिलन होता है, उसके कारण जो डिसीज़ होते हैं, मतलब अगर किसी एक में वो इन्फेक्शंस है, मतलब कुछ भी विषाणु है, जीवाणु है, तो वो क्या होगा, लैंगिक संपर्क में आने से वो दूसरे इंसान में भी फैल सकता है ना। ये क्या होता है, ये वे बीमारियां जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क से फैलती है, जैसे STDs है, वो क्या कहलाती है, लैंगिक रूप से संचरणशील रोग कहलाती हैं। ये क्या होते हैं, ये बीमारियां जो होते हैं वो दूसरों कारकों से भी फैल सकती है। लैंगिक रूप से संचरित होने वाली कई बीमारियां हैं, जिनमें से गोनोरिया, एड्स, जेनाइटल हर्प, NGU और ट्राइकोमोनिसिएसिस है ना। ये जो बीमारियां ये मुख्यतः अधिकतर होती है। इसमें से सबसे बड़ी बीमारी का नाम है एड्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा जो फुल नेम है एड्स का, वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम।
इसमें आज सबसे खतरनाक बीमारी है जिसके निदानों का आविष्कार अभी तक नहीं हो सका है। इस रोग का पता कब लगाया गया था? सन 1981 में अमेरिका में लगाया गया था। यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणुओं के माध्यम से होता है, ठीक है, जिसे क्या होते हैं HCLV3 ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 के द्वारा होता है। इसमें एक विशेष विषाणु द्वारा यह रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3। इस विषाणु के माध्यम से एड्स का रोग होता है। लेकिन अब इसे HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। इसको पहले क्या कहा जाता था? इस वायरस को ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 कहते, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 कहा जाता था। लेकिन अब इस वायरस को क्या बोलते हैं? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। संक्रमण के बाद एड्स विषाणु जो होती है 8 से 10 वर्ष शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। मतलब जो 8 से 10 वर्ष का जब अंतराल होता है तब ये जो विषाणु होते हैं वो शरीर में कोई भी बिना एक्टिवेशन के, मतलब वो कोई भी कार्य के शरीर में होता है। एड्स का विषाणु जो होता है वो मानव शरीर के HT कोशिकाओं को, मतलब जो हेल्पर T सेल्स होते हैं उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जिसके कारण क्या होता है? रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण जो होता है वो प्रभावित होता है। जो हेल्पर सेल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिरक्षियों एंटीबायोटिक का निर्माण कौन करता है शरीर में? हेल्पर जो T सेल होते हैं वो करते हैं। तो अगर ये क्या करता है, जो HIV का जो विषाणु होता है, HIV विषाणु जो होता है वो बॉडी में जाकर क्या करता है? हेल्पर T सेल को नष्ट कर देता है। जिससे क्या होता है? एंटीबॉडी का बनना प्रभावित होता है बॉडी में, अर्थात रोगी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है वो कम होने लगती है। क्योंकि जो एंटीबॉडी होता है वो फॉरेन मटेरियल से, मतलब जो बाहर से आया हुआ मटेरियल होता है उससे लड़ने के लिए क्या करता है? उससे लड़ता कौन है हमारी बॉडी में? एंटीबॉडी। तो वही बनना कम हो गया, वही बनना प्रभावित हो गया। इसलिए क्या होगा? जो रोगी होता है वो बहुत अधिक बीमार पड़ता है या फिर उसकी प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। व्यक्ति को 3 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अगर जब ये एड्स का विषाणु जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है तब जिस पेशेंट के में, मतलब जिस रोगी के में हुआ रहता है उस रोगी की मृत्यु 3 साल तक हो ही जाती है। लसिका ग्रंथियों की सूजन, इसका जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है? उसके जो लक्षण है वो क्या क्या है? लसिका ग्रंथि में सूजन, लसिका जो ग्रंथि होता है उसमें सूजन होता है, बुखार होता है, जो शरीर में वजन होता है उसमें कमी आती है, गिरावट होता है, कमजोरी आती है, सिकनेस, ठीक है। फिर क्या होता है? पतली दस्त होती है, चमड़ी में खुजली, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, बॉडीज में खुजली शुरू हो जाता है ना। अनिद्रा, नींद का कम आना, है ना, बहुत कम नींद आना, मुंह में छाले बनना, क्या होता है? मुंह में बहुत सारे छाले आए दिन बनना प्रारंभ हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना निकलना, और क्या होता है? इस प्रकार के ये जो रोग के क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण होते हैं ना। इतने सारे सिम्टम्स किस में दिखाई देते हैं? एड्स के रोगी के में। इस रोग के विषाणुओं का जो रोगी होता है व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के संचरण में जाता है। संचरण में कैसे जाता है? माता से शिशु में जाता है, यांत्रिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क से, रुधिर तथा अंग प्रत्यारोपण से, संक्रमित सुइयों का उपयोग से। इसका विषाणु दूसरे बॉडी में कैसे जाता है? अगर किसी फीमेल में है ना, किसी मादा में है तो क्या होता है? अगर उसमें गर्भधारण हो गया और शिशु, मतलब भ्रूण या शिशु जब बनता है तो उस माता के माध्यम से शिशु में जाता है, पहला यांत्रिक संपर्क से, दूसरा, तीसरा क्या है? लैंगिक संपर्क से, है ना। जब क्या होते हैं और उसके बाद है रुधिर तथा अंग प्रत्यारोपण। अगर किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है, मतलब किसी दूसरे का किसी भी कारणवश ब्लड लिया जाता है, खून या रक्त जो चढ़ाया जाता है बॉडी में, तो अगर ये रोगी का खून जो है वो नॉर्मल व्यक्ति के में चढ़ाया गया, मतलब जो रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया गया, तो उसमें भी क्या होता है? उस वायरस का संक्रमण होना आम बात है। वैसे ही अंग प्रत्यारोपण, किसी कारणवश किसी भी व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो अगर वो जो वायरस युक्त रोगी जो व्यक्ति होता है उसका अंग नॉर्मल व्यक्ति के में, क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के में चढ़ाया जाता है, तब भी क्या होता है? एड्स का विषाणु जो होता है वो संचरित हो जाता है। संक्रमित सुइयों के उपयोग से, पहले क्या होता था? पहले जो ग्लास का सिरिंज यूज़ करते थे, सुई यूज़ करते थे, तो एक को लगाने के बाद उसको दूसरे को लगाया जाता था। तो जो पहला व्यक्ति अगर एड्स से वायरस हो, अगर उसे वो सिरिंज यूज़ करके अगर उसको गर्म पानी से धोने के बाद भी उसको लगाया जाता था, तो उससे क्या होता था? वायरस से दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति था वो भी संक्रमित हो जाता था। होमोसेक्सुअल्स
ड्रग्स के आदती और कई लोगों से लैंगिक संबंध बनाए रखने वाले लोगों में इस रोग के कोर सेल पाए जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। जो क्या होता है, होमोसेक्सुअल्स मतलब क्या कहते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने का आदी होता है, उनमें ये वायरस पनपना क्या होता है, मतलब उसका हाई रेटेड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं आ जाती है कि उसमें HIV के वायरस पनपे। उसके बाद क्या होता है, बहुत लोगों से लैंगिक संबंध बनाता है जो इंसान, उनके माध्यम से भी ये क्या हो जाता है, उनमें भी ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि HIV के सेल उनमें आए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनर कोड, जो एड्स का एक अन्य रूप भी होता है, HLA इनर कोड, जिसको क्या बोलते हैं, एड्स का अन्य दूसरा रूप है, जिसके कारण ज्वर रहता है, लिम्फ ग्रंथियां सूज जाती है। एक तो एड्स का जो वायरस हो गया, फिर दूसरा है एड्स HLA-N इनर कोट, ये एड्स का दूसरा रूप है। मतलब एड्स की जैसा ही बीमारी है, इसका जो सिम्टम्स है उसमें लिम्फ ग्रंथियां है ना, लसिका ग्रंथियां में क्या हो जाती है, सूज जाती है, रात के समय में पसीना आता है तथा शरीर का वजन कम होने लगता है। इस रूप को क्या बोलते हैं, ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको पूरा एड्स नहीं मान सकते, इसको, इस बीमारी को पूरा एड्स का नहीं बोला जा सकता, इसको क्या बोलेंगे, ARC एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेम्ब्रेन वायरल पहचान जो होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, एड्स पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके रक्त के सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी की उपस्थिति से ही इसकी पहचान की जा सकती है ना। उसका जो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें जो सीरम टेस्ट होता है, उसमें क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज होते हैं बहुत सारे, उसके माध्यम से क्या होते हैं, उसकी प्रेजेंट होने के कारण उसकी क्या करते हैं, उसके माध्यम से रोगी की पहचान की जा सकती है। फिर है दूसरा, रोगी के जो अन्य लक्षण होते हैं उनके माध्यम से भी क्या करते हैं, अन्य लक्षणों के माध्यम से भी पहचाना जा सकता है। जैसे उनमें बुखार आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अनिद्रा होना मतलब बहुत कम नींद आना, अचानक से उनके जो बॉडी का वजन होता है उसका कम हो जाना, इन सब लक्षणों के से भी उनका एड्स का पहचान किया जा सकता है। एड्स के विषाणु का देखो डायग्राम दिया हुआ है ना। इसमें क्या है, RNA पाया जाता है, मिड सेक्शन में जो होता है, मध्य में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। इसके RNA के ऊपर में क्या होता है, कोर सेल होता है। कोर सेल के बाद क्या होता है, इनर कोट होता है। कोर सेल को एक लेयर ढका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनर कोट बोलते हैं। इनर कोट में क्या होता है, HLA एंटीजन बनता है। देखो HLA एंटीजन बना, उसके बाद क्या होता है, वायरल मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, और क्या है, नोब्स ऑफ एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन, जो बाहरी भाग होता है ना, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे नोब्स पाए जाते हैं, है ना। ये नोब्स जो होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर, ये है एड्स सेल का संपूर्ण डायग्राम। एड्स सेल को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी से अगर इसका अध्ययन करते हैं, तो HIV वायरस का जो क्या बोलते हैं दृश्य होता है, वो ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसमें रक्तदान तथा अंग प्रत्यारोपण के समय एड्स की उपस्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। पहले एड्स का टेस्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद ब्लड डोनेट किया जाए, उसका ब्लड रोगी को जो दूसरा व्यक्ति है उसको चढ़ाना चाहिए, है ना। और अंग को भी वैसे ही प्रत्यारोपित करना चाहिए पूरे चेकअप के बाद। समलैंगिकता तथा वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा एक सिरिंज का केवल एक ही बार प्रयोग करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। एड्स का जो उपचार होता है, वो उसका सही उपचार अभी तक तो खोजा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ उपचार जो होते हैं उसका हम लोग अगर प्राइमरी स्टेज में है एड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक उसका सही ट्रीटमेंट ज्ञात नहीं है। पहला, बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने इसके लिए TIAS नामक इंजेक्शन का आविष्कार किया। यह इंजेक्शन जो होता है विषाणु की रोकथाम कर इसे दूर कर शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। पहला तो जो देखो, बुल्गारिया का एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इंजेक्शन की खोज की जिसको बोलते हैं TIAS, जो उसको लगाने से जो रोगी होता है उनमें क्या होता है, विषाणुओं का जो वृद्धि होता है, वृद्धि विकास जो होता है वो रुक जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरे जो वायरस होते हैं उसको शरीर में घुसने से रोकता है। एड्स के लिए जीन थेरेपी भी कराकर सिद्ध हुई है। जीन थेरेपी मतलब क्या होता है, दूसरे जीन्स का
प्रयोग कर क्या करते हैं, उसको थेरेपी देते हैं। इसके द्वारा लिम्फोसाइट्स की जीन थेरेपी दी जाती है ना। तीसरा है एड्स के लिए AGT औषधि का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 में आयोजित सम्मेलन द्वारा एड्स के लिए कंपाउंड Q औषधि को भी अधिक कारगर बताया गया। दो प्रकार की और जो औषधि है जैसे AZT एक औषधि हो गया और दूसरा है कंपाउंड Q। इन दोनों औषधि का भी उपयोग करके जो एड्स को है उसको, एड्स की जो बीमारी है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर दूसरा है गोनोरिया या गोनोमेह, है ना, लैंगिक संचरण से होने वाले जो रोग है उसमें पहला तो एड्स हो गया, है ना, उसके बाद दूसरा है गोनोरिया या गोनोमेह, ठीक है। या एक क्या होता है यौन संक्रामक रोग है जो किसमें होता है, संभोग के द्वारा फैलता है। यह जो रोग है वो नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, क्लियर। और अगर आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो इसमें जीवाणु और विषाणुओं का नाम लिखना आवश्यक है। इसलिए क्या करेंगे, अब जो एड्स का भी विषाणु है HIV विषाणु, उसका भी नाम याद रखेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा है आपका गोनोरिया में नीसेरिया गोनोरी जो जीवाणु है उसका भी नाम आप याद करेंगे कि इसके वजह से होता है। यह जो रोग होता है वो मादाओं में बंध्यता पैदा करता है, मतलब गर्भ धारण की जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देता है, बंध्यता पैदा करता है। इस रोग के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग में सूजन बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मूत्र त्याग में कष्ट होता है। रोगी को उस ग्रंथियां जो होती है, उस मूत्र मार्ग की जो ग्रंथियां होती है वो क्या हो जाती है, आकार में बढ़ जाती है। और क्या होता है, जिसके कारण जो बॉडी है उसमें क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान घट जाता है, जिससे क्या होता है, रोगी को ज्वर हो जाता है। रोगी लैंगिक दृष्टि से बंद होता है। इसके अंतिम चरण में उदर भी प्रभावित होता है, मतलब जो पेट का भाग होता है वो भी इसके अंतिम चरण के रोग के अंतिम चरण में प्रभावित होता है। यह रोग जो रोगग्रस्त स्त्री से सहवास करने पर पुरुष को हो जाता है, क्लियर। उसके बाद इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, इस संक्रमण के 2-3 दिन बाद ही रोग के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसमें जो मादा होती है स्त्रियों में नहीं देते हैं, लेकिन इसकी जो वाहक ये क्या होते हैं, ये सिर्फ वाहक होते हैं, मतलब कैरियर का। पुरुषों में ये जो रोग होने का क्या करते हैं काम, मतलब ये कैरियर का माध्यम का कार्य करते हैं। कौन, स्त्रियाँ। तो इसमें रोग का लक्षण नहीं दिखाई देता है। नर में संक्रमण के 2-3 दिन के बाद जो होता है मूत्रनली में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जीवाणु के कारण, और क्या हो जाता है, इससे क्या मवाद आना, जो मूत्र मार्ग होता है उससे मवाद आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जलन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, पेशाब जो होता है वो रुक रुक कर होता है, जिससे क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसमें सूजन आ जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है इस कारण। फिर स्कॉर्टम जो होता है अंडकोश तथा हेड जो होता है उसका, उसमें क्या होता है, उसमें भी सूजन आ जाता है। 7 से 14 दिन के भीतर इसके लक्षण क्या होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, लेकिन सूजन जो होता है वो वैसा के वैसा ही रहता है, उसमें सूजन में कमी नहीं होती, ठीक है। पुराने रोगी को जलन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जो मवाद आना जो होता है वो कंटिन्यू जारी रहता है। रोग के लक्षण दिखने के तुरंत बाद क्या होता है, यौन रोग विशेषज्ञ को उसे दिखाना चाहिए। ऐसा ना करने से दूसरी समस्याएं जैसे क्या होते हैं, मूत्राशय प्रदाह, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रदाह, लसिकाओं का प्रदाह, प्रमेह जन्य संधिवात होना आदि और रोग जो होते हैं उसके कारण वो रोग होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और उनसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है, यह जो रोग होता है वो लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है। अतः क्या होता है, वैश्यागमन तथा अपरिचित लोगों से क्या होता है, संबंध बनाना सही नहीं होता है, इससे नहीं बनाना चाहिए। इससे शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए, है ना। उपचार क्या होता है, इस रोग को रोकने के लिए सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो सल्फोनामाइड नाम का जो दवाई होता है, पेनिसिलिन होता है, उसके जैसे और कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, उसके अलावा क्या करना चाहिए, जितने भी साफ सफाई होने चाहिए, सही रख रखाव होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा है सिम्फिलिसिस या सिफिलिस, ठीक है। यह क्या है, उपदेश। यह एक क्या बीमारी है, बहुत भयानक रोग है, जिसका क्या होता है, प्रभाव संतानों पर भी पड़ता है। यह भी एक यौन रोग है।
लैंगिक संचरण के कारण होता है, संभोग के कारण फैलता है। यह रोग जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडिनम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जो उपदेश जो होता है सिफिलिस जो बीमारी होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जो रोग होता है वो नर में प्रभावी होता है और जो इसका क्या होता है, पेनिस का जो आगे वाला जो भाग होता है उससे शरीर में ये क्या करता है, प्रविष्ट करता है, मतलब अंदर घुसता है। क्लियर? इसका सिम्टम्स क्या होता है? इसकी 3 अवस्थाएं होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहला जो अवस्था होता है उसमें क्या होता है, पहला जो अवस्था होता है उसमें घाव बनना प्रारंभ होता है, जिससे क्या होता है 1 से 5 सप्ताह के बीच में 1 to 5 वीक के 1 से 5 सप्ताह के बीच में जो भरता है, मतलब जो घाव हो जाता है वो भयानक घाव होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, शरीर की त्वचा पर दाने बन जाते हैं, दाने उभर आते हैं, लसिका ग्रंथियां सूख जाती है, मुंह के अंदर भी क्या हो जाता है, घाव बनना प्रारंभ हो जाता है। रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रक्त अल्पता हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। ये लगभग 6 से 24 सप्ताह तक रहता है। तीसरी अवस्था में ये क्या हो जाता है, ये जो सारे लक्षण होते हैं, जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो जीवाणु होता है वो रुधिर के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है, जो रोगी होता है उसके ब्लड के अंदर में मौजूद रहता है। इस दृश्य विहीन अवस्था में जीवाणु शरीर के दूसरे अंगों जैसे हृदय, फेफड़ा इत्यादि पर क्या करता है, आक्रमण करता है। फिर तीसरी अवस्था में ही जो जीवाणु होता है वो तंत्रिका तंत्र में क्या करता है, आक्रमण करके याददाश्त को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इस रोग को क्या करते हैं, सही पहचान के लिए रुधिर परीक्षण, इसका जो परीक्षण क्या होना चाहिए, इसकी पहचान के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है, रुधिर परीक्षण, वो कराना आवश्यक है। रोकथाम क्या है, रोगी को सहवास नहीं करना चाहिए, रोगी के वस्त्रों के उपयोग से बचना चाहिए, रोगी के जूठे भोजन से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें छाले हो जा रहते हैं। रोगी के प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा पेट की सफाई अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। यौन रोग विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। इसके रोकथाम है, ठीक है। उसके बाद है उपचार, ट्रीटमेंट। इस बीमारी का उपचार कैसे होता है, इस बीमारी के उपचार के लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन में क्या क्या सिफेलोस्पोरिन नामक जो प्रतिजैविक होता है इस रोग के उपचार के लिए अत्यधिक प्रभावशील पाई गई है, अतः इसका उपयोग किया जाता है इसमें। फिर है जेनाइटल हर्प। अगला जो बीमारी है वो क्या है, जेनाइटल हर्प। यह रोग जो होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा के संक्रमण से होने वाला यौन संचारित रोग है। इसका जो सिम्टम है ये क्या है, नर तथा मादा दोनों के प्रजनांगों में दर्द होता है, उनमें छाले या फफोले पड़ जाते हैं। ये फफोले जो होते हैं अच्छे होकर पुनः बनते रहते हैं, मतलब एक बार कुछ छाला हुआ उसके बाद क्या होता है, फिर ये मतलब ठीक हो जाता है, फिर से वो नया छेले के रूप में दिखाई देता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस रोग के लिए किसी प्रभावी दवा का ज्ञान नहीं हो सका है। इससे बचने का सिर्फ सही तरीका है बहुलैंगिक संपर्क रोकना, सहवास, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ सहवास को नहीं करना, ठीक है। फिर है NGU। इसमें क्या होता है, गोनोरिया जीवाणु के कारण होने वाला यह रोग है। इसका क्या सिम्टम्स है, इसमें पुरुष तथा स्त्रियों के मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है और पतला हो जाता है, जिससे क्या होता है, मूत्र त्याग के समय जलन होता है, दर्द होता है। इसमें क्या होता है, मूत्र के साथ साथ मवाद भी बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। लगभग 40% NGU से संपर्क के कारण कुछ माँ से बच्चों में तथा कुछ दूसरे कारणों से संचारित होता है। इसका ट्रीटमेंट है, इस बीमारी को टेट्रासाइक्लिन द्वारा इलाज किया जाता है, ट्राइकोमोनियासिस। अब नेक्स्ट बीमारी है, अगला बीमारी है ट्राइकोमोनियासिस। इस रोग के, यह जो रोग होता है इसका कारण होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में कौन सा, ट्राइकोमोनास वेजिनिलियस है, ठीक है। इस जो कौन सा, इस रोग का रोग कारक जो है प्रोटोजोआ है, जो जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनिलियस। यह महिलाओं के योनि मार्ग में होता है। इसका जो सिम्टम्स है, योनि मार्ग में सफ़ेद रंग के द्रवों का निकलना, योनि मार्ग में खुजली का होना, ठीक है। 2 प्रकार के इसमें 2 सिम्टम्स दिखाई देते हैं। योनि में क्या था, सफ़ेद रंग का द्रव निकलना, दूसरा क्या होता है, योनि में खुजली, ठीक है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, खुजली होता है। इसका क्या है उपचार, जो ट्रीटमेंट है, इस रोग में स्त्री पुरुष दोनों का उपचार किया जाता है। इसके लिए मेट्रोनिल प्रयुक्त की जाती है। इसका उपचार किसके द्वारा होता है, मेट्रोनिल के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो
इस रोग में स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बंध्यता या बांझपन, इनफर्टिलिटी। कुछ दंपतियों के लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात क्या होता है, संतानोत्पत्ति सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका यह कारण हो सकता है कि जो शारीरिक जन्मजात होते हैं या फिर रोगजन्य औषधि या प्रतिरक्षात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इससे बंध्यता या बांझपन कहते हैं, मतलब जो आप क्या बोलते हैं, सहवास के कारण, जो सफल संभोग के कारण भी कुछ वर्षों तक क्या होता है, जो दंपत्ति होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं, गर्भधारण की क्षमता नहीं हो पाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, या तो जन्मजात हो सकता है या फिर कुछ औषधि जो ले लिए होते हैं उसके कारण होता है, रोगजन्यता के कारण होता है, कुछ रोग जो होते हैं उनके कारण भी गर्भधारण करना संभव नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। प्रतिरक्षात्मक मतलब कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग जिसके कारण गर्भधारण ना हो सक रहा हो, या फिर मनोवैज्ञानिक, अगर मेंटल हेल्थ भी सही नहीं होता है, मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है, तो गर्भधारण की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बंध्यता या बांझपन बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार की होती है, पहला प्राथमिक और है दूसरा यह द्वितीयक। जो प्राथमिक होता है उसमें क्या होता है, स्त्री में पाई जाती है जो कि कभी गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक बंध्यता वह होता है जिसमें स्त्रियों में पाई जाता है जिसमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है। द्वितीयक बंध्या उन रोगियों में होता है जो कि पूर्व में गर्भवती हुई थी, परंतु क्या होता है, बाद में उनमें गर्भधारण नहीं हो पाता। इस प्रकार के ये जो बंध्यता होती है, पुरुषों में बंध्यता होती है, ठीक है। पुरुषों में बंध्यता आने के कौन कौन से जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वीर्य की मात्रा जो होती है उनमें शुक्राणुओं की जो सक्रियता होती है, एक्टिवेशन होती है जो स्पर्म्स की, और क्या होता है उनमें गतिशीलता, मतलब उनका जो चाल होता है उनमें जो सही नहीं, मतलब एग्जैक्ट चाल नहीं मिल पाता है, उसके कारण में क्या होता है, इससे कमी होता है। जो स्वस्थ एवं उर्वर फर्टाइल व्यक्ति द्वारा एक भार 3 से 4 मिलीलीटर होना चाहिए, जिसमें लगभग क्या होता है 2 लाख से भी अधिक जो स्पर्म्स होते हैं होने चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होने चाहिए, मतलब उनका जो चाल होता है वो एक निश्चित चाल होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, फ्रक्टोज की मात्रा उचित, तथा उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उसमें जो फ्रक्टोज की मात्रा होनी चाहिए वो भी मतलब जो एक सामान्य व्यक्तियों में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है, उचित मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद फ्लूडिटी, इसमें क्या होना चाहिए, जो तरलता होता है वो भी निश्चित होना चाहिए, जिससे क्या होता है, शुक्राणु की संरचना, संख्या, गतिशीलता अथवा सेमिनल तरल की जो मात्रा होती है, मतलब तरलता की जो मात्रा होती है, अगर वो कम होती है तो पुरुषों में बांझपन आना क्या होता है, उनकी जो संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी आना, अल्प शुक्राणुता तथा शुक्राणुओं की अनुपस्थिति क्या कहलाती है, A20 मिल कहलाती है, ठीक है, अशुक्राणुता कहलाती है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, वृषण का अंडकोश में न उतर पाना, जो है ना, उसमें क्या होता है, इसको क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। इसके कारण शुक्राणु क्या होते हैं, वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते। शुक्र वाहिनियों एवं शुक्र वाहिकाओं का रुकावट एवं अनुपस्थिति, इसका तीसरा कारण हो सकता है पुरुषों में बांझपन का, शुक्र वाहिनियों एवं शुक्र वाहिकाओं का जो रुकावट आता है उसमें, उस कारण वीर्य में फ्रुक्टोज की कम मात्रा, ठीक है, इसकी तरलता कम हो जाती है, इससे वृषणों में पानी भर जाना या फिर हाइड्रोसिल का होना, ठीक है, अत्यधिक शराब पीना, इसके कारण जो शुक्राणु जनन होता है वो कम होता है और शुक्राणुओं की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पुरुषों में क्या हो जाता है, बांझपन आ जाता है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, गोनेडोट्रोपिन अपूर्णता, ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, कुछ सिंड्रोम कुछ जीन्स की होती है, सिंड्रोम्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जीन्स में कमी या फिर अधिकता होती है ना, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है गोनेडोट्रोपिन अपूर्णता, ठीक है, ये क्या होता है, इन सब के जो 8 कारण दिए हुए हैं उनके कारणवश क्या होता है, पुरुषों में बांझपन जो है वो आ जाता है, ठीक है। स्त्रियों में बांझपन क्यों आता है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल कैसे आता है, हाइपोथैलेमी द्वारा। पायुस जो कॉम्प्लेक्स होता है, न्यून कारक क्रियाशीलता या पायराइड एवं
नल ग्रंथि जो होती है उसमें असामान्य क्रिया के कारण क्या आती है, महिलाओं में बांझपन आती है। कॉर्पस ल्यूटम की अपर्याप्त वृद्धि एवं क्रियाशीलता, इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव जो होता है वो कम हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसमें क्या होता है, अपर्याप्त वृद्धि होती है, मतलब अनिश्चित वृद्धि होने के कारण, जिससे क्या होता है जिसका एक्टिवेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, और जिससे उसका प्रभावित होने के कारण जो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स होता है वो क्या हो जाता है, उसका स्त्राव सिक्रेशन जो होता है वो कम होता है ना। इसके कारण क्या होता है, गर्भधारण को रोक देता है, जिसके कारण गर्भधारण की क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाती। फिर है हाइपोप्रोलैक्टिमिया के कारण अंडाणुओं और पुटिका से मुक्त नहीं हो पाता। जो अंडाणु होता है वो पुटिका से मुक्त नहीं हो पाता, क्यों, हाइपरप्रोलैक्टिमिया के कारण। फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता। फैलोपियन नलिका से क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। अगर इसमें कोई असमर्थता आती है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है वो अपना सही से काम नहीं कर पाता है, तब भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। फिर है गर्भाशय का जन्मजात रूप से विकृत हो जाना। अगर किसी महिला के में गर्भाशय जो होता है वो विकृत हो जाता है, पहले से कुछ कारणवश उनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती, तब भी ये क्या होता है, महिलाओं में बांझपन का जो होता है वो दे देता है। ठीक है। फिर दोष युक्त योनि विकास, जैसे अविवरता एवं अनुप्रस्थ पट का बनना। दोष युक्त जो योनि होती है, वेजाइना होती है, उसमें क्या होता है, अविरता आ जाता है एवं क्या हो जाता है, अनुप्रस्थ पट बन जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। फिर है सहायक प्रजनन की तकनीकें। हम लोग का अगला टॉपिक है सहायक प्रजनन की तकनीकें, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको क्या बोलते हैं, ART, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ART। प्रायः यह देखा गया कि बांझपन की स्थिति से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज करने में क्या करते हैं, कुछ जो दंपति होते हैं उनमें गर्भधारण या संतानोत्पत्ति की जो क्रिया होती है वो सफल हो जाती है, परंतु कुछ दंपति में उपचार के बावजूद भी यह क्रिया क्या होती है, गर्भधारण की क्रिया गर्भधारण नहीं हो पाता है, मतलब गर्भधारण की क्रिया जो होती है वो सफल नहीं हो पाती है। अतः ऐसे दंपतियों के लिए सहायक प्रजनन तकनीकें जो होती है वो अत्यंत उपयोगी साबित हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, ART। उन प्रजनन तकनीकों का समूह है जिनके द्वारा प्रजनन में अक्षम या बांझपन से ग्रसित दंपतियों को गर्भधारण में सहायता मिलती है। यह विधि अंडाशय से अंडाणु एवं वृषण से शुक्राणु निकालकर उनमें कृत्रिम फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, क्या बोलते हैं, इसको वीर सेशन कराया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, और भ्रूण के विकास में सहायता करता है। सहायक प्रजनन तकनीकी की विभिन्न विधियां कौन कौन से, IVF, पहला विधि है IVF, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। फिर है GIFT, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। IT, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। इन सब छठों विधि के द्वारा क्या होता है, कृत्रिम गर्भधारण की क्रिया सफल कराई जाती है। ठीक है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इस विधि में क्या होता है, शरीर से बाहर शरीर के अंदर जैसी ही स्थितियाँ वातावरण बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, एक कांच के पात्र में क्या किया जाता है, निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, मतलब मादा अंडाणु लेते हैं और पुरुष का स्पर्म लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसको शरीर से बाहर कराया जाता है। एक कांच का बॉक्स लिया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, शरीर के जैसा ही शरीर के अंदर में जैसा वातावरण होता है, जैसे अनुकूलता होती है, वैसे ही उस कांच में क्या करते हैं, वैसे ही माहौल तैयार किया जाता है और उसमें क्या करा जाता है, निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। इस नवजात भ्रूण को बाद में स्त्री के गर्भाशय में क्या कहते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, मतलब गर्भाशय में डाल देते हैं। इस तकनीक का विकास UK में पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा 1978 में किया गया था।
दूसरा है जाइगोट इंट्रान फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर जो होता है ZIFT, इस विधि में क्या करते हैं, कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मज जो होते हैं जाइगोट को एक दिन के पश्चात स्त्री की फेलोपियन नलिका में क्या कहते हैं, स्थानांतरित करवाकर गर्भधारण करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, कृत्रिम निषेचन की क्रिया इसमें भी होती है। फिर है गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमिट का मतलब क्या होता है, पुरुष और महिला, मादा और पुरुष जो होते हैं उसका जो गैमेट होता है उसको क्या करते हैं, इस विधि में दोनों को प्राप्त कर उसे क्या करते हैं, फेलोपियन नलिका जो होता है मादा की शरीर में उसमें क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करा दिया जाता है और ये उसमें फेलोपियन नलिका जो होता है उसी में ही निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। फिर है टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है, परक नली शिशुज। कुछ महिलाओं में गर्भधारण की जो क्षमता नहीं पाई जाती है, हालांकि उनमें क्रियाशील अंड का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है, जो अंड होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं लेकिन गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती है। इन महिलाओं के लिए क्या करते हैं, संतान प्राप्ति हेतु परक नली शिशु तकनीक का वरदान, परक नली शिशु जो तकनीक है वो वरदान साबित हुआ है। इस तकनीक के अंतर्गत ऐसी महिला के अंडाशय तथा अंड नली से अंड को सावधानी पूर्वक निकाल लिया जाता है और क्या कहते हैं, उसको प्रयोगशाला में रखा जाता है। अंड को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड जो अंड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रयोगशाला में रखा जाता है। परक नली अथवा पेट्री डिश में इसका कृत्रिम निषेचन इसके पति के शुक्राणुओं के द्वारा कराया जाता है। मतलब इसके जो हस्बैंड होते हैं उनमें, मतलब जो पुरुष होते हैं उनका जो स्पर्म होते हैं उसको प्रयोगशाला में जो अंड लिया जाता है स्त्रियों के शरीर से उसमें क्या करते हैं, प्रयोगशाला में इसका निषेचन कराया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जायगोट में कोशिका विभाजन 32 कोशिका अवस्था तक परक नली में ही होने दिया जाता है। फिर उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उसको सावधानी पूर्वक रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जब तक ये गैमेट्स जो हो गए वो आपस में संलयित हो गए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। अब इनमें क्या होता है, डिवीजन, सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। जब कोशिका में विभाजन 32 कोशिकाओं तक हो जाता है, तब कोशिका विभाजन करते करते 32 कोशिकाओं की हो जाती है। इसके बाद इस छोटे भ्रूण का प्रतिस्थापन किसमें कर दिया जाता है, महिलाओं के यूट्रस में, महिलाओं के गर्भाशय में कर दिया जाता है। किन विधियों के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा किया जाता है, यहाँ तक विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न शिशु को क्या बोलते हैं, परक नली शिशु कहा जाता है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। क्लियर। टेस्ट ट्यूब बेबीज मतलब परक नली शिशु तकनीक के पश्चात हमारा जो जैवीय जनन जो अध्याय नंबर 4 है उसमें सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए और इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि कृत्रिम जन्म नियंत्रण की कृत्रिम विधि क्या है, जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि क्या है, और जो क्या बोलते हैं कृत्रिम फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, उसका विधि क्या क्या है, बाहर कृत्रिम विधियाँ क्या होती है, गर्भधारण की, बांझेपन क्यों होता है, बांझेपन के कारण क्या होते हैं, स्त्रियों में बांझेपन कैसा होता है, पुरुषों में बांझेपन किन कारणों से होता है, लैंगिक संचरण से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है ना, इन सब का ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको ये क्या कहते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है और इन्हीं से क्या होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा अध्ययन कर लिया है, तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, इस चैप्टर के अंत में दिया गया है महत्वपूर्ण शब्द एवं सिद्धांत। कुछ शब्द लिए गए हैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में, उस सिद्धांत का मतलब क्या होता है और उस सिद्धांत और क्या बोलते हैं कुछ शब्द होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विश्व में मान्यता प्राप्त हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक विभाग तैयार किया हुआ है, एक समिति तैयार किया हुआ है, उसको बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसका जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो विचार होते हैं वो विश्व में सारे जगहों के लिए मान्य होते हैं। फिर दूसरा चीज़ है TUD इंट्राट्यूराइन डिवाइस, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होता है, किसी समष्टि में बाहर या अन्य स्थान के जीवों का आना। मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है।
देखो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग ऐसे पढ़ना। जो डेमोग्राफी होता है वो क्या होता है, मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। फिर ये दूसरा टॉपिक है अप्रवास। अप्रवास क्या होता है, किसी समष्टि में, समष्टि किसको बोलते हैं, जीवों का ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे उसी जाति के जीव उपस्थित होते हैं। तो जो अप्रवास होता है, इमाइग्रेशन, ये क्या होता है, किसी समष्टि का बाहर किसी समष्टि में मतलब किसी समूह में बाहर के किसी जीव का आना। फिर है एमिग्रेशन, है ना, एमिग्रेशन या माइग्रेशन, किसी निश्चित अवधि पर समष्टि से जीवों का बहिर्गमन तथा वापसी हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन या माइग्रेशन, सॉरी एमिग्रेशन। ये कि पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक है आपका, है ना। एमिग्रेशन जो होता है वो क्या है, एमिग्रेशन में सर्जरी द्वारा पुरुषों की शुक्र नलिका काटकर बांध देना। प्राशन क्या, प्रवासन बोलेंगे इसको। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब होता है निश्चित अवधि पर किसी जीवों का जो समूह होता है वो वापसी हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रवासन, ठीक है। वैक्सोटॉमी क्या होता है, सर्जरी द्वारा पुरुषों का जो शुक्र नलिका होता है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर ट्यूबोक्टोमी, आप लोगों ने अभी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई है, सर्जरी द्वारा स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। फिर GIFT, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ये है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। IUCD, इसका क्या है, इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस, ठीक। TP, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इन सिद्धांतों और शब्दों के साथ हमारा ये वाला अध्याय जो है समाप्त होता है। आपको सारे जो टॉपिक्स होंगे क्लियर होंगे। सीजी शिक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।